नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के एक विश्लेषण पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो बेसिकली इस किताब से निकले कुछ अहम पहलुओं पर है, उनके जीवन, उनके संघर्ष और उनके सोचने के तरीके पर। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ एक छोटे शहर के लड़के के भारत के राष्ट्रपति बनने की नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे बिल्कुल साधारण हालातों से भी कोई इतनी बड़ी प्रेरणा बन सकता है। सही बात है। तो चलिए इस विश्लेषण के आधार पर डॉक्टर कलाम के जीवन सफर और इससे मिलने वाली सीख को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, जरूर। शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर। उनका परिवार, जैसा इस विश्लेषण में बताया गया है, बहुत ही साधारण था। पिता नाव के मालिक थे और मस्जिद के इमाम भी। माली हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, पर घर का माहौल वो मूल्यों और इज्जत से भरा था। हाँ। और कहते हैं वहीं उनकी जिज्ञासा ने जैसे पंख लगाए, खासकर विज्ञान को लेकर चीजें कैसे काम करती हैं ये जानने में। इस विश्लेषण में उनके शुरुआती माहौल के असर पे कुछ और भी खास है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये विश्लेषण इसी बात पर जोर देता है कि वो माहौल सिर्फ साधारण नहीं था, बल्कि वहाँ सीखने और सवाल पूछने को बढ़ावा मिलता था। अच्छा। उनके पिता, हाँ, भले ही औपचारिक तौर पर ज्यादा पढ़े लिखे ना हों, पर उनमें गहरी समझ थी, खुलापन था। वो अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ उठते बैठते थे, और इस चीज का असर कलाम साहब के शुरुआती विचारों पर साफ दिखता है। विश्लेषण ये भी बताता है कि कैसे घर में साधनों की कमी के बावजूद ज्ञान का, किताबों का सम्मान था। तो ये चीजें दिखाती हैं कि वो जो शुरुआती पारिवारिक मूल्य थे, ईमानदारी, अनुशासन, ईश्वर में विश्वास, वो उनके पूरे जीवन की क्या कहते हैं, बुनियाद बने। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं था, ये उनके कैरेक्टर का बेस था। ये दिलचस्प है कि शुरुआती माहौल कैसे इंसान को बनाता है, लेकिन सफर हमेशा आसान तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं। विश्लेषण में जरूर उन मुश्किलों का भी जिक्र होगा जिनका उन्होंने सामना किया। गरीबी की बात तो हमने की, पर और क्या था? बिल्कुल। विश्लेषण सिर्फ गरीबी की बात नहीं करता, बल्कि उन शुरुआती निराशाओं और असफलताओं को भी सामने लाता है, जो किसी भी नौजवान का हौसला तोड़ सकती थी। जैसे उनका एक सपना था फाइटर पायलट बनने का, एयरफोर्स में, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। सिलेक्शन होते होते रह गया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। हाँ, जाहिर है। इसके अलावा शुरुआती प्रोजेक्ट्स में भी रुकावटें आईं, विफलताएं मिली। लेकिन यहाँ विश्लेषण एक खास बात बताता है, उनका इन चीजों को देखने का नजरिया। अच्छा, क्या? उनके लिए ये अंत नहीं था, ये सीखने का एक मौका था। वो जैसे हम आज रेजिलियंस कहते हैं ना, लचीलापन, वो उनमें कूट कूट कर भरा था। विश्लेषण के मुताबिक उन्होंने हर चुनौती को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक पहेली की तरह देखा जिसे हल करना है। ये जो हार ना मानने वाली जिद थी, उसी ने उन्हें आगे बढ़ाया। ये सोचने वाली बात है, असफलता को एक पहेली समझना। पर क्या विश्लेषण ये भी बताता है कि ऐसा नजरिया बनाए रखना कितना मुश्किल होता होगा? क्या स्रोत उनकी अंदरूनी कश्मकश या निराशा के पलों पर कोई रोशनी डालता है? सिर्फ ये कह देना कि वो लचीले थे शायद पूरी कहानी ना हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। देखिए, विश्लेषण ये तो साफ करता है कि वो बहुत दृढ़ थे, पर यह समझना जरूरी है कि वो इंसान थे, भावनाओं से परे नहीं थे। हालांकि विश्लेषण शायद उनकी हर अंदरूनी लड़ाई का ब्यौरा ना दे, पर यह इशारा जरूर करता है कि उनका जो आध्यात्मिक झुकाव था, उनकी आस्था, वो उन्हें ऐसे मुश्किल पलों में सहारा देती थी। अच्छा। वो सिर्फ बाहर से मजबूत नहीं थे, उनकी अंदरूनी शक्ति का स्रोत उनकी आध्यात्मिकता और खुद पर यकीन भी था। जैसे वो फाइटर पायलट ना बन पाने वाली बात है, तो विश्लेषण बताता है कि उसके बाद ऋषिकेश में एक स्वामी जी से उनकी मुलाकात हुई, जिसने उन्हें जीवन का एक नया मकसद समझने में मदद की। ओह, वाकई? हाँ, तो निराशा थी, बिल्कुल थी, पर उससे उबरने का रास्ता उन्होंने अपनी आस्था और कर्म में खोजा। ये लचीलापन सिर्फ जिद नहीं था, ये गहरी समझ और विश्वास से पैदा हुआ था। अच्छा, तो चुनौतियों से सीखा, आस्था से ताकत ली और आगे बढ़े। फिर आता है उनका करियर ग्राफ, जो वाकई कमाल का है। हाँ, बिल्कुल। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई और फिर आईएसआरओ से जुड़ाव। SLV-3 भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसमें उनकी भूमिका का खास जिक्र है इस विश्लेषण में। क्या इसमें कुछ और डिटेल है कि ये भूमिका कितनी चैलेंजिंग थी या क्या खास था इसमें? हाँ, विश्लेषण SLV-3 प्रोजेक्ट को उनके करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ मानता है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सफल रहा। अच्छा। ये जिक्र करता है कि प्रोजेक्ट कई बार फेल होने की कगार पर था,
तकनीकी दिक्कतें थीं, रिसोर्सेज की कमी थी और दबाव बहुत ज्यादा था। कलाम साहब उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। विश्लेषण इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे उन्होंने न सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व की बल्कि पूरी टीम का हौसला बनाए रखा। एक लॉन्च तो फेल भी हुआ था। हाँ, मैंने पढ़ा है। तब उन्होंने उस असफलता की जिम्मेदारी खुद ली, लेकिन जब कामयाबी मिली तो उसका पूरा श्रेय टीम को दिया। ये घटना उनकी लीडरशिप स्टाइल को दिखाती है, जिसका जिक्र विश्लेषण में है, जिम्मेदारी लेना और सफलता को बांटना। सही बात है। SLV3 की सफलता सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं थी, इसने भारत को स्पेस में आत्मनिर्भरता की राह दिखाई और कलाम साहब को एक बहुत काबिल लीडर के तौर पर स्थापित किया। जिम्मेदारी लेना और सफलता बांटना ये वाकई लीडरशिप का बहुत अहम पहलू है। SLV3 के बाद उनका सफर मिसाइल कार्यक्रमों की तरफ मुड़ा जी, और यहीं से उन्हें मिसाइल मैन की पहचान मिली। इस दौर के बारे में विश्लेषण क्या कहता है? ये सिर्फ मिसाइलें बनाने तक ही था या इसका कोई बड़ा मतलब भी था? हिसाब से देखें तो ये दौर सिर्फ मिसाइलें बनाने से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये भारत की रक्षा में आत्मनिर्भरता की नींव रखने जैसा था। अग्नि, पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास ने भारत को उन गिने चुने देशों में ला खड़ा किया जिनके पास ही टेक्नोलॉजी थी। लेकिन विश्लेषण इस बात पर भी ध्यान दिलाता है कि कलाम साहब का नजरिया सिर्फ हथियार बनाने तक सीमित नहीं था। अच्छा, वो इसे देश की सुरक्षा और सामरिक शक्ति बढ़ाने के एक जरूरी कदम के तौर पर देखते थे, ताकि भारत बाहरी दबावों से आजाद होकर अपने विकास पर ध्यान दे सके। मिसाइल मैन का टैग उन्हें मिला जरूर, लेकिन विश्लेषण ये दिखाता है कि उनका लक्ष्य सिर्फ मिलिट्री ताकत नहीं, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाना था। इस दौर में उनका साइंटिफिक टैलेंट और मैनेजमेंट स्किल दोनों अपने पीक पर थे। विज्ञान, तकनीक, आत्मनिर्भरता, ये सब उनके काम के जरूरी हिस्से थे। लेकिन एक और पहलू है जिसका जिक्र अक्सर होता है और शायद इस विश्लेषण में भी होगा, वो है विज्ञान और आध्यात्मिकता का मेल। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा विरोधाभासी जैसा लगता है ना? एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ वीणा बजाना और भगवद गीता पढ़ना। विश्लेषण इस संगम को कैसे देखता है? हाँ, ये वाकई उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं आकर्षक पहलू है, और विश्लेषण इसे नजरअंदाज नहीं करता। ये बताता है कि कलाम साहब के लिए विज्ञान और आध्यात्मिकता दो अलग अलग या विरोधी चीजें नहीं थी, बल्कि वो इन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू मानते थे। अच्छा, कैसे? देखिए, विज्ञान उनके लिए यूनिवर्स के नियमों को समझने का जरिया था, तो आध्यात्मिकता उन्हें उन नियमों के पीछे की शक्ति और जीवन के उद्देश्य से जोड़ती थी। विश्लेषण इस बात पर गौर करता है कि कैसे उनकी वैज्ञानिक खोजों में भी एक तरह की विनम्रता झलकती थी, ये एहसास कि हम कितना कम जानते हैं। हाँ। उनका वीणा बजाना या धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, ये उनके लिए सिर्फ शौक नहीं था, बल्कि खुद को बैलेंस रखने और इंस्पिरेशन पाने का तरीका था। ये संगम उनके भाषणों और लेखों में भी साफ दिखता है, जहां वो अक्सर साइंटिफिक प्रोग्रेस को मानवीय मूल्यों से जोड़ने की बात करते हैं। और उनका वो मशहूर कथन, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। हाँ, बहुत मशहूर है। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन है या विश्लेषण इसे उनके काम करने के तरीके से जोड़ता है? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ एक नारे की तरह नहीं दिखता, बल्कि इसे उनके जीवन जीने के ढंग का एसेंस मानता है। ये दिखाता है कि उनके लिए काम सिर्फ 9 से 5 की नौकरी नहीं थी, वो एक जुनून था, एक मिशन था जिसे पूरा करने के लिए वो सचमुच सोते नहीं थे। विश्लेषण बताता है कि वो घंटों काम करते थे, अपनी टीम को प्रेरित करते थे और लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी तरह समर्पित रहते थे। हाँ। और ये सपने सिर्फ पर्सनल एम्बिशन नहीं थे, ये देश के लिए बड़े लक्ष्य थे। अंतरिक्ष में पहुंचना, रक्षा में आत्मनिर्भर बनना, युवाओं को प्रेरित करना। ये कथन उनकी अथक ऊर्जा, उनके फोकस और उनके जबरदस्त समर्पण का प्रतीक है, जैसा कि इस विश्लेषण में उभारा गया है। ये दिखाता है कि बड़े सपने देखने के साथ साथ उन्हें हकीकत बनाने के लिए असाधारण मेहनत भी जरूरी है। मेहनत, समर्पण, टीम वर्क, ये सब लीडरशिप के गुण हैं। आपने पहले SLV3 के संदर्भ में उनकी नेतृत्व का जिक्र किया था। जी। क्या विश्लेषण उनकी लीडरशिप स्टाइल के बारे में कुछ और बताता है? वो किस तरह के लीडर थे? हाँ, तो विश्लेषण उनके नेतृत्व के कुछ खास पहलुओं पर रोशनी डालता है। पहला, वो अपनी टीम पर बहुत भरोसा करते थे और उन्हें खुलकर काम करने की आज़ादी देते थे, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करते थे। अच्छा। दूसरा, जैसा हमने पहले बात की, वो फेलियर की जिम्मेदारी लेते थे और कामयाबी का क्रेडिट टीम को देते थे। इससे टीम का मोराल बहुत हाई रहता था। बिल्कुल। तीसरा, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं देते थे, बल्कि खुद साथ लगकर काम करते थे, एक मिसाल पेश करते थे। और शायद सबसे अहम बात,
वो लोगों को एक बड़े विजन से, एक बड़े सपने से जोड़ते थे। वो सिर्फ ये नहीं बताते थे कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझाते थे कि क्यों करना है और उसका देश के लिए क्या महत्व है। ये काबिलियत उन्हें सिर्फ एक मैनेजर नहीं, बल्कि एक सच्चा प्रेरणादायक लीडर बनाती थी, जैसा कि विश्लेषण से पता चलता है। और उनका ये विजन सिर्फ रक्षा या अंतरिक्ष तक ही सीमित नहीं था, है ना। भारत के भविष्य को लेकर उनकी एक बड़ी सोच थी, खासकर युवाओं को लेकर। क्या विश्लेषण इस पर कुछ कहता है? हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनका फोकस काफी हद तक भारत के युवा और देश के डेवलपमेंट के विजन पर शिफ्ट हो गया था। हाँ, विकसित भारत 2020। बिल्कुल। वो विकसित भारत 2020 के बहुत बड़े पैरोकार थे। उनका मानना था कि भारत के पास अपार क्षमता है, खासकर उसकी युवा आबादी में। वो स्कूलों कॉलेजों में जाकर बच्चों से मिलते थे, उन्हें बड़े सपने देखने और साइंस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लेने के लिए इंस्पायर करते थे। विश्लेषण बताता है कि वो एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट जैसे सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बहुत जोर देते थे। उनका विजन सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ का नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का था जो ज्ञानी हो, सक्षम हो और अपने मूल्यों पर गर्व करे। युवाओं के साथ उनका जो कनेक्शन था वो अभूतपूर्व था। वो उन्हें देश के भविष्य के निर्माता की तरह देखते थे। तो ये कहानी रामेश्वरम की गलियों से शुरू होकर साइंस और टेक्नोलॉजी की ऊंचाइयों को छूते हुए देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचती है और फिर युवाओं के सपनों से जुड़ जाती है। बिल्कुल। जब हम इस पूरे सफर को देखते हैं, जैसा कि इस विश्लेषण में बताया गया है, तो इसका व्यापक महत्व क्या है? ये किताब सिर्फ कलाम साहब की कहानी क्यों नहीं है? यहीं पर यह विश्लेषण एक बहुत जरूरी बात कहता है। विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक व्यक्ति की बायोग्राफी से बढ़कर इसलिए है क्योंकि ये उन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को छूती है जो किसी भी देश, किसी भी बैकग्राउंड के इंसान पर लागू होते हैं। अच्छा। ये दिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान की इच्छा शक्ति, कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास से उन पर जीत हासिल की जा सकती है। विश्लेषण के अनुसार ये किताब इसलिए लाखों लोगों को प्रेरित करती है क्योंकि ये साधारण में असाधारण की संभावना जगाती है। साधारण में असाधारण। हाँ, ये बताती है कि महानता सिर्फ जन्म या प्रिविलेज से नहीं मिलती, उसे कमाया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है। ये कहानी उम्मीद की है, दृढ़ संकल्प की है और सपनों की ताकत की कहानी है, जो भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। इसीलिए सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में पढ़ी और सराही जाती है। वाकई साधारण में असाधारण की संभावना, ये शायद सबसे बड़ी सीख है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें जो विंग्स ऑफ फायर के इस विश्लेषण पर आधारित है, तो ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अभावों के बीच बड़े सपने देखे, बिल्कुल, विज्ञान और आध्यात्मिकता को साथ लेकर चले, असफलताओं से सीखा और अपने काम से, अपने नेतृत्व से और अपने विचारों से करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। रामेश्वरम के एक साधारण लड़के से मिसाइल मैन और फिर जनता के राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर इस बात का सबूत है कि अगर हौसला हो तो उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। और आखिर में ये सफर हमें सोचने के लिए एक अहम सवाल छोड़ जाता है। कलाम साहब का जीवन और ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि महानता सिर्फ पद या उपलब्धियों में नहीं है। उनकी असली महानता शायद उनकी सादगी, उनकी विनम्रता, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और दूसरों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने की उनकी अटूट लगन में थी। सही कहा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या सच्ची सफलता वो है जो हम हासिल करते हैं या वो प्रेरणा है जो हम दूसरों में जगाते हैं? डॉक्टर कलाम की कहानी शायद यही इशारा करती है कि सबसे बड़ी उड़ान वो होती है जो दूसरों को भी उड़ने के लिए पंख दे दे। ये सवाल शायद विंग्स ऑफ फायर की असली विरासत है।